This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपसे इमरान शहजाद बात कर रहा हूँ। इससे पहले अभी हम एक बात कर रहे आ रहे थे, वो थी हमारी इनकम और टैक्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो लॉसेस के ऊपर है कि लॉसेस के ऊपर कैसे काम किया जाएगा, लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा। लॉसेस के अंदर हमें कुछ चीज़ों को समझने के लिए कुछ टर्म्स को समझना पहले जरूरी है। एक टर्म है सेट ऑफ लॉसेस और एक है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक लफ्ज है सेट ऑफ और एक वर्ड है कैरी फॉरवर्ड। एक लफ्ज जो लॉ ने यूज नहीं किया उसका नाम है इंटर हेड एडजस्टमेंट। ये इसका नाम है इंटर हेड एडजस्टमेंट। ये डॉक्टर इकरामुल हक और हुज़ैमा बुखारी ने उन्होंने अपनी किताब में इस लफ्ज को इस्तेमाल किया हुआ है। तो पहले हमें जो है वो इनको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज मेंट बाय सेट ऑफ एंड व्हाट इज मेंट बाय कैरी फॉरवर्ड। इससे क्या मुराद? अच्छा जी, सेट ऑफ से मुराद ये है कि किसी एक हेड ऑफ इनकम का किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम में एडजस्ट होना। मैंने क्या कहा? किसी एक हेड ऑफ इनकम का किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम में एडजस्ट होना, उसको सेट ऑफ कहते हैं। जैसे आप देखें कि हमारे पास This conference will now be recorded. अच्छा, जैसे एक हमारे पास हेड है सैलरी का, एक हमारे पास है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्पेकुलेटिव कैपिटल गेन। तो किसी एक हेड का किसी और हेड के अंदर एडजस्ट होने को हम सेट ऑफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको बिजनेस में लॉस हो गया 100 का, इसको नेगेटिव में लिखेंगे लॉस को, और कैपिटल गेन में हमारे पास 50 का गेन है। तो इन दोनों को एडजस्ट करके नीचे बताना कि मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो 50 है। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ। ओके, इस अच्छा, इसके बाद है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कहते हैं कि अगर एक किसी हेड में लॉस हो गया आपको और कोई गेन उसके लिए अवेलेबल नहीं, तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना, इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। यानी अगले सालों के लिए उसको महफूज कर लेना कि उसका बेनिफिट आपको अगले साल के लिए मिल सकता है। ये बात याद रखिए। मसलन आपको इस साल लॉस हो गया 2020 में, तो अगर लिखा जाएगा कैरीड फॉरवर्ड तो इसका मतलब ये जिंदा है, ये अगले साल इसका इस्तेमाल होगा। और अगर किसी चीज के साथ ये लिखा गया ओनली सेट ऑफ, तो इसका मतलब ये है कि ये इसी साल तक अगर कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है तो ले लें, अदरवाइज ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो हमारे जो हेड्स ऑफ इनकम है उनके पास बाज के पास सिर्फ सेट ऑफ की ऑप्शन है, ठीक है। वो यानी एक ही साल, सेट ऑफ से मुराद इसी साल करंट ईयर में, और कैरी फॉरवर्ड से मुराद इससे अगले साल भी जा सकते हैं। तो बाज हेड्स के पास सिर्फ कैरी फॉरवर्ड की ऑप्शन है, और बाज हेड्स एक हेड ऐसा है जिसके अंदर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड दोनों की ऑप्शन मौजूद है। इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या होती है, इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए। देखें, अगर फॉर एग्जांपल जैसे बाटा है, बाटा शू कंपनी, ये शू का कारोबार भी करते हैं, ये लेदर का कारोबार भी करते हैं, लेट्स सपोज ये केमिकल का कारोबार भी करते हैं। इस साल हम कहते हैं जी आपको बिजनेस इनकम आपकी कितनी है, ये कहते हैं जी हमारी इस साल की बिजनेस इनकम शू में 100 है, लेदर में हमें 30 का लॉस है, और केमिकल में हमें 50 का गेन है। तो ये कहेंगे मेरी बिजनेस इनकम इस साल की जो है वो है 120। ये जो 30 एक बिजनेस एक हेड उसी हेड में जो एडजस्ट हुआ है, दिस इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट। दिस इज नॉट कॉल्ड सेट ऑफ, ये सेट ऑफ नहीं है।
इसका आगे अगर ये फॉर एग्जांपल लॉस होता, इस लॉस को आगे जाके एडजस्ट करने को हम सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कहेंगे। ये अगली बात जो है वो यहाँ पर आएगी, ठीक होगी बात। तो ये था जी हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, हमारे पास इंटर हेड एडजस्टमेंट आ गई, सेट ऑफ आ गई, कैरी फॉरवर्ड, और ये 3 चीजें। अच्छा, अब इसके अंदर जो अगली बात जो समझने वाली है वो ये है, एक बात ये है कि कोई एक हेड है, लेट्स सपोज कि ए हेड ऑफ इनकम है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बी के अंदर एडजस्ट हो सकता है या नहीं, ये एक अलग क्वेश्चन है। एक सवाल ये है, क्या ए के अंदर कोई कौन कौन से हेड एडजस्ट हो सकते हैं, ये दूसरा सवाल है। इन दोनों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। पहला सवाल कि क्या किसी एक हेड का जो लॉस है वो किसी दूसरे के गेन में एडजस्ट हो सकता है। दूसरा सवाल कि अगर हमें इसी के अंदर गेन आ जाए तो उसको क्या क्या कोई दूसरे उसमें एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड। तो कुछ हेड्स ऐसे हैं कि उनका लॉस किसी और के हेड में एडजस्ट हो सकता है और दूसरों के लॉसेस उसके गेन में भी एडजस्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं कि ना तो उनका लॉस हो सकता है और ना ही कोई गेन उनमें एडजस्ट हो सकता है। और कुछ ऐसे हैं जिनका सिर्फ लॉस किसी दूसरे हेड में एडजस्ट हो सकता है लेकिन उनके गेन में किसी का लॉस एडजस्ट नहीं होगा। तो तकरीबन हर तरह की वैरायटी हमारे पास मौजूद है। ये बात जो है वो अंडरस्टैंड करनी। इसके बाद जो अगली बात समझने वाली है वो क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लॉसेस को लॉ ने किन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। This conference will now be recorded. अच्छा जी, अब लॉसेस को लॉ ने किन किन डायमेंशन में डिस्कस किया, इसको अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। देखिएगा, सबसे पहली बात जो लॉ ने डिस्कस की, उसने जनरल लॉसेस की बात की कि आपको जो लॉसेस हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। और वो कहां पर हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम के साथ, ठीक है। दूसरी उसने बात की कि अगर फॉरेन लॉसेस हों तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर ये जो बातें हुई हमारी फॉरेन लॉसेस की, ये है हेड ऑफ इनकम के दरमियान। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हेड्स ऑफ इनकम जो हमारे हैं उनके दरमियान, यानी विद इन अ कंपनी, कोई एक कारोबार, एक कंपनी, एक एओपी, एक इंडिविजुअल, उसकी बात की जा रही है कि उसके अपने हेड्स ऑफ इनकम जो है उसके दरमियान में क्या होगा, पाकिस्तान सोर्स के में और फॉरेन लॉसेस में क्या ट्रीटमेंट होगा। एक बात जो इसमें और इम्पोर्टेंट है, जो हमारे फाइनल का एरिया है, वो है हमारी ग्रुप टैक्सेशन, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक कंपनी, ठीक है, ए लिमिटेड, क्या बी लिमिटेड में अपने लॉसेस को एडजस्ट कर सकती है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में लॉसेस को एडजस्ट कर सकती है या नहीं। कोई एक कंपनी, इसको कहते हैं ग्रुप टैक्सेशन या ग्रुप रिलीफ। दो कॉन्सेप्ट हैं, अमलगामेशन इसके अंदर आएगा, ग्रुप रिलीफ आएगा और ग्रुप टैक्सेशन आएगा। लेकिन अभी जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है, हेड्स ऑफ इनकम के दौरान कैसे एडजस्टमेंट की जाएगी। पहले हम पाकिस्तान सोर्स इनकम को डिस्कस करेंगे, फिर हम फॉरेन लॉसेस को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम के अंदर इन दोनों में बाइफरकेट करना इंतहाई जरूरी है कि हम किसकी बात की जा रही है, क्या पाकिस्तान सोर्स इनकम की बात की जा रही है या फॉरेन सोर्स की बात की जा रही है। उसके बाद जब हम इनकी बात करेंगे तो एक और चीज इसमें आगे एक डायमेंशन चलेगी, वो होगी कि हमारी जो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है, इसको भी लॉ ने बड़ी अहमियत दी कि वो लॉसेस जो आपकी डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की वजह से आए,
ठीक है, यानी आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमें अलाउ होते हैं, लेकिन उनके ऊपर डिप्रिसिएशन अलाउ होती है, एक्सपेंडिचर तो अलाउ नहीं, डिप्रिसिएशन अलाउ होगी। उसकी वजह से लॉ ने कुछ लिमिटेशंस और कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज की हुई, उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर औकात एग्जाम के अंदर वो जो लॉसेस होते हैं डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की वजह से उसको भी डिस्कस करता है। इसके साथ एक टेक्निकल टर्म वो यूज करता है, अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एब्जॉर्ब क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब कहते हैं सोखना, किसी चीज का किसी दूसरी चीज में जज्ब हो जाना। मसलन मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास रेवेन्यू हमारे पास मौजूद है 100 का, इसमें हमने एक्सपेंसेस माइनस किए जो बिजनेस के थे वो थे 70, ठीक। तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना आ गया? 30। लेकिन इस साल की जो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन हमारे पास मौजूद है वो है 50 की। तो अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें बिजनेस लॉस आ जाएगा 20 का। ये जो 20 का लॉस है ना, ये सारे का सारा डिप्रिसिएशन की वजह से है, इसको हम कहेंगे अनएब्जॉर्ब्ड, ठीक, अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए एब्जॉर्ब कितनी हुई, यानी एडजस्ट, एब्जॉर्ब के दूसरे अल्फाज में आप क्या कह सकते हैं? एडजस्ट होना, एडजस्टेड। तो आप कहेंगे 30 एडजस्ट हो गई और बाकी 20 जो थी वो अनएब्जॉर्ब्ड, अनएडजस्टेड पड़ी हुई है। तो ये टेक्निकल टर्म जो यूज की जाती है एडजस्टमेंट के लिए वो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के लिए है, जिसके साथ हम एब्जॉर्ब्ड का वर्ड यूज करते हैं, एब्जॉर्ब्ड और अनएब्जॉर्ब्ड। तो ये टर्म्स आपको पहले पता होनी चाहिए कि सेट ऑफ से क्या मुराद है, कैरी फॉरवर्ड, इंटरहेड एडजस्टमेंट, लॉसेस, फॉरेन लॉसेस और ग्रुप टैक्सेशन। तो वन बाय वन हम इनको पहले डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये एक चार्ट है जो मैंने पूरे चैप्टर को समराइज किया हुआ आपका कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। यहाँ पर देखें हमारे हेड्स ऑफ इनकम है, उन हेड्स ऑफ इनकम को मैंने डिवाइड कर दिया सैलरी में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम के साथ, सॉरी बिजनेस इनकम के साथ जो दूसरा उसका हेड है वो है कैपिटल स्पेकुलेटिव इनकम का। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स में हमारे पास एक है वो एसेट जो 37 में मौजूद है, उसके बाद वो एसेट जो 38 में जो लिस्टेड है लॉसेस के अंदर गिवन है, जिसके अंदर के हमारे पास ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर, वो वाली आइटम जो स्पेशल आइटम्स है जिनके ऊपर गेन हो सकता है, लॉस नहीं हो सकता। उसके बाद सिक्योरिटीज आ गई, जैसे लिस्टेड कंपनी के शेयर हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गए, इनको मैंने डिनोट किया हुआ है ए, पी, बी, एस, C1, C2, C3। ये लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये इमरान शहजाद ने आपको समझाने के लिए ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। अब आएगा जी लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। पहले आते हैं हम सैलरी के ऊपर, वन बाय वन इसको बड़ी तसल्ली के साथ डिस्कस करते हैं। सैलरी में वो कहता है जी सैलरी में लॉस हो सकता है, सवाल ये पैदा, लॉस हो ही नहीं सकता, सैलरी में लॉस नहीं हो सकता। पहले ये क्यों? क्योंकि सैलरी में एक्सपेंस ही अलाउ नहीं होता। ठीक हो गया, तो जब लॉस ही नहीं हो सकता तो उसके सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का भी कॉन्सेप्ट पैदा नहीं होगा। तो पहला हेड ऑफ इनकम क्लियर हो गया। अगला सवाल ये पैदा हुआ, जो दोनों बातें, दोनों डायमेंशन हमने डिस्कस करनी है, क्या इसके लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, कोई दूसरा लॉस इसमें एडजस्ट हो सकता है या नहीं। अब देखिएगा, लॉ ये कहता है कि सैलरी के अगेंस्ट कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। यानी इससे क्या मुराद कि आपके पास सैलरी इनकम मौजूद है 100 की और बिजनेस का लॉस आपके पास मौजूद है 200 का, तो क्या होगा कि आप इस 200 को सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या चला जाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड होगा और आपकी टैक्सेबल इनकम 100 आएगी। यानी दूसरे अल्फाज में, अगर किसी साहब की सैलरी मौजूद है
तो वो उसकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा लाजमी बनेगी। आप उसमें से कोई लॉस उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते। ये पहली हमारा हेड था सैलरी का। उसके है जी बात है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का क्या ट्रीटमेंट है? देखें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दो चीजें हमारे पास मौजूद हैं। एक है कंपनी और एक है इंडिविजुअल और एओपी। कंपनी को लॉ ने कहा कि आपने अपनी इनकम में से चार्जेबल रेंट में से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, ऑप्शन नहीं है, करने हैं। इंडिविजुअल और एओपी के पास ऑप्शन है कि वो चाहें तो चार्जेबल रेंट को सेपरेट ब्लॉक में टैक्स करवा लें या उसमें से ऑप्शनली एक्सपेंसेस को माइनस करें और नॉर्मल टैक्स रिजीम में चले जाएं, सेपरेट ब्लॉक में टैक्स ना दें। इन एनी केस अगर कंपनी है या इंडिविजुअल और एओपी ने एक्सपेंसेस की ऑप्शन ली हुई है तो उसमें अगर लॉसेस आ गए तो उसके अगेंस्ट क्या है? लॉ कहता है ये सेट ऑफ हो सकते हैं। किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकते हैं ये देखिएगा। इसके नीचे क्या क्या पड़ा हुआ है? इसके नीचे है बिजनेस इनकम, बिजनेस में एडजस्ट हो सकती है इसका लॉस। इसके नीचे है स्पेकुलेटिव, इसके अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस। कैपिटल गेन में भी एडजस्ट हो सकता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी एडजस्ट हो सकता है। यानी आसानी से आप ये कह सकते हैं कि इनकम प्रॉपर्टी का लॉस अगर गिरेगा तो बाकी नीचे जो तीनों हेड्स ऑफ इनकम मौजूद हैं किसी में से भी एडजस्ट हो सकता है। अगला सवाल, अगर ये एडजस्ट ना हुआ तो फिर क्या ये जिंदा रहेगा? तो हमने कहा नहीं, इसकी लाइफ सिर्फ 1 साल है। इस साल एडजस्ट हो गया, वरना ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये तो इसके लॉस की बात आ गई। अब हम कहते हैं क्या इसके गेन के अगेंस्ट भी लॉस एडजस्ट हो सकता है? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। अब चलते हैं हम इस एग्जांपल को जरा कंटिन्यू करें। देखिए जी, हमारे पास लेट्स सपोज के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमारे पास गेन है 200 का और बिजनेस में हमारे पास लॉस है 300 का। ठीक है, तो अब टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? ये दोनों लॉक हैं, इसके अगेंस्ट तो ये एडजस्ट नहीं हो सकता, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो आ जाएगी 300। कौन कौन सी? ये दोनों अमाउंट्स ये होके आ जाएगी। चलें हम इस सिचुएशन को जरा चेंज करें। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हो जाए तो सैलरी में लेट्स सपोज हमारे पास गेन है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 200 का लॉस है और बिजनेस इनकम में 300 का गेन मौजूद है। अगर ये सिचुएशन हम बनाएं, अब क्या होगा? अब क्या है कि ये इसके अगेंस्ट तो एडजस्ट नहीं हो सकती, लेकिन ये इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है। तो जब ये 200 इसमें से एडजस्ट होगा तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास? 100। तो 100 ये वाली अमाउंट और 100 ये, तो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी? वो 200 आ जाएगी। ठीक होगी बात? ये सिचुएशन आ गई। एक और सिचुएशन बनाते हैं। हम कहते हैं जी अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये 100 है, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है वो 300 का ये है, ठीक है, ये, और बिजनेस इनकम में हमारे पास 200 का गेन मौजूद है। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे? देखें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकती क्योंकि सैलरी के अगेंस्ट कोई भी लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है। तो जब इसके अगेंस्ट एडजस्ट होगी तो ये पूरे का पूरा 200 खत्म हो जाएगा, तो बाकी का बचा 100 वो जाया हो जाएगा, उसका वो जिंदा नहीं रहा, खत्म हो गया। तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक होगी बात? ये मैंने सिचुएशंस आपको बता दी। हमारे दो हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब आते हैं बिजनेस के ऊपर। बिजनेस जो है ना, ये हाइब्रिड गाड़ी नहीं आती जैसे, ठीक है, ये डबल, इसके पास डुअल पावर मौजूद है। इसके पास सेट ऑफ की ऑप्शन भी मौजूद है और कैरी फॉरवर्ड की ऑप्शन भी मौजूद है।
ठीक है जी, इसके पास सेट ऑफ की ऑप्शन भी मौजूद है और कैरी फॉरवर्ड की ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन सेट ऑफ से मुराद क्या है इस साल, कि क्या बिजनेस के अंदर अगर लॉस हो तो इस साल एडजस्ट हो सकता है? द आंसर इज यस। किसके अगेंस्ट? बिल्कुल वही प्रोसीजर है कि बिजनेस के नीचे क्या पड़ा हुआ है, स्पेकुलेटिव इनकम, उसके नीचे कैपिटल गेन, उसके नीचे इनकम फ्रॉम, तो बिजनेस इनकम का जो लॉस है वो पहले साल सेट ऑफ हो सकता है अपने से नीचे हेड्स के अंदर। अब हमने कहा कि जो अगर बच गया कुछ तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? हमने कहा यस, वो सेट ऑफ भी हो सकता है और कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। ये मैंने इसके आगे डायमेंशन दी हुई है कि किन किन के अगेंस्ट हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद अगले सालों में ये सिर्फ बिजनेस और स्पेकुलेटिव के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, किसी और हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा। ये बात याद रखें, किसी और के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी इस साल इसके पास कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद है सेट ऑफ होने के लिए? ये भी इसके पास मौजूद है, स्पेकुलेटिव के अगेंस्ट भी सेट ऑफ हो सकता है, कैपिटल गेन भी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट भी। लेकिन अगर ये कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर अगले साल किन किन हेड्स में एडजस्ट होगा? तो बात याद रखें, फिर अगले सालों में ये बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट होगा और स्पेकुलेटिव के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। बाकी अगले सालों में ये कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता। हम अपनी इस एग्जाम्पल को जरा अगर देखें, हमारे पास जो बिजनेस है उसका लॉस है 300 और हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गेन है 100 का, तो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी? नील। और ये बिजनेस जो है ये 200 क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगले साल आते हैं। अगले साल में हमारे पास सैलरी मौजूद है 100 की, हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मौजूद है 200 की, हमारे पास इस साल अगले साल जो बिजनेस का गेन मौजूद है वो है 100 और हमारे पास कैपिटल गेन भी मौजूद है, वो है जी 100। अब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। क्या आएगा? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस वो कितने हैं? 200। अब जब ये कैरी फॉरवर्ड होके इस साल आया है तो इस साल इसका हक नहीं है कि किसी और हेड में छलांगे मारे। यानी आप कह सकते हैं पिछले साल तक इसके पास लिबर्टी थी, ये जिंदा था, किसी और हेड में घुस सकता था मास वाइज सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। लेकिन जब ये कैरी फॉरवर्ड होके आ गया तो ये इसका साल नहीं है। अब ये किसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है? सिर्फ इसके अगेंस्ट। तो ये खत्म हो जाएगा, यानी ये 200 इसमें एडजस्ट हो जाएगा और 100 जो है वो मजीद कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले सालों के लिए। अब इसकी उम्र कितनी है? सवाल ये है कि इसकी, अच्छा इस साल के पहले इनकम कैलकुलेट करें फिर आगे चलते हैं। तो 100 प्लस 200 प्लस 100, तो इस साल की हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 100। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी ये जो कितनी देर तक ये ऐसे क्या ताहयात चल सकता है या नहीं। देखें, लेट्स सपोज कि ये हमारा ईयर है 2020। लॉ कहता है इसके बाद अगले 6 सालों तक ये चल सकता है। अब 6 साल कैसे पूरे होंगे? 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम लाइफ जो है 2026 तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो 2000 उसके बाद खत्म हो जाएगा, इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपके पास 2020 का लॉस भी है 100 का, आपके पास जो है वो 2021 का लॉस भी आपके पास मौजूद है 200 का, आपके पास यहाँ पर भी लॉस मौजूद है 50 का, आपका यहाँ भी लॉस है 50 का। तो यहाँ पर देखिएगा 23 तक कितना लॉस हो गया आपके पास? 400। लेकिन इसकी क्वालिटी एक नहीं है, इसकी क्वालिटीज मुख्तलिफ हैं।
इसमें एक वो पड़ा हुआ है जो 21 वाला 20 वाला है, एक पड़ा हुआ है 21 वाला, एक 22 वाला, एक 23 वाला। अगर 24 में हमें गेन आ गया, लेट्स सपोज कि हमें 250 का गेन आ गया, तो लॉ कहता है आप फाइफो बेसिस में इसमें अब लॉसेस को एडजस्ट करेंगे अगले साल। फाइफो में मीन सबसे पहले हम 100 को एडजस्ट करेंगे, तो पहले होगा 100 वाला, ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें से क्या बाकी बचा, 150। इसमें फिर आएगा हमारे पास 200, तो इस 150 में एडजस्ट होगा, 150 हो जाएगा और ये 50 आगे फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में 100 ये भी एडजस्ट हो गया पूरा और इसका 150 एडजस्ट हो गया। अब बाकी क्या बचा हमारे पास, 50 इसका बच गया, तो 50 इसका बच गया, 50 ये और 50 ये। तो अगर आपसे पूछा जाए 2024 के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस क्या है, तो आप कहेंगे वो है 150। 150 कौन से, उसमें 2021 वाला 50, 2022 वाले के भी 50 और 2023 वाले भी 50। इस तरह से ये अमाउंट इसमें कैरी फॉरवर्ड हो गई। ये इसका तरीकेकार हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं कि क्या इसके अगेंस्ट कोई लॉसेस एडजस्ट हो सकते हैं जी। बिल्कुल हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं इसके अगेंस्ट जो लॉस एडजस्ट हो सकता है, एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज के अंदर आ सकती है बिजनेस के अगेंस्ट, और नीचे से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ सकते हैं। यानी बिजनेस के अगेंस्ट ये दोनों हेड जो हैं ये एडजस्ट नहीं हो सकते। बिजनेस में सिर्फ दो ही हेड एडजस्ट हो सकते हैं और वो कौन से हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सिर्फ ये एडजस्ट हो सकते हैं। अब चलते हैं जी आगे। हमारे पास इसके बाद है स्पेकुलेटिव इनकम। स्पेकुलेटिव इनकम को हमने डिस्कस किया था सेक्शन 19 के अंदर। वो इनकम जिसमें एक्चुअली गुड्स की डिलीवरी मौजूद ना हो, उसको हम स्पेकुलेटिव इनकम कहते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं जी इसके ऊपर। स्पेकुलेटिव इनकम क्या सेट ऑफ हो सकती है, द आंसर इज नो। ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, सेट ऑफ नहीं हो सकती। अच्छा, अगर कैरी फॉरवर्ड होगी तो किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगी, अपने ही हेड के अगेंस्ट एडजस्ट होगी। यानी बिजनेस के पास दो घर थे, एक उसका अपना हेड सेक्शन 18, बिजनेस के पास सेक्शन 18 भी मौजूद था और सेक्शन 19 भी मौजूद था, लेकिन स्पेकुलेटिव इनकम के पास सिर्फ एक ही घर आइंदा मौजूद होगा, 19। तो कैरी फॉरवर्ड का टाइम कितना होगा, कैरी फॉरवर्ड का टाइम जो है वो वही होगा 6 साल के लिए, जो हमने ओरिजिनली इसको डिस्कस किया। ठीक है जी। हाँ, इसके अगेंस्ट कौन कौन से एडजस्ट हो सकते हैं, इसके अगेंस्ट देखिएगा, अभी तक हमने जो भी गेन्स डिस्कस किए हैं वो सारे इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं। मसलन इसके अगेंस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी एडजस्ट हो सकता है, बिजनेस भी एडजस्ट हो सकता है, कैपिटल गेन तो नहीं एडजस्ट होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी एडजस्ट हो सकते हैं, ये सारे। ठीक है, यानी ये ऑटोमेटिकली जब आप इसको याद करेंगे तो फिर गेन को याद करने की जरूरत महसूस नहीं होगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब आगे इसके बाद सेक्शन 37 वाली आइटम, जिनके अंदर गेन भी हो सकता है, और कौन कौन सी आइटम है इसके अंदर 37 में। नंबर 1, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, शेयर्स इन एओपी, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म में कोई अपने शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप, ठीक है, ये चीजें उनकी बात हो रही है। ठीक है, इनका तरीकेकार क्या होगा, देखें जो 37 है ना, इसका भी वही है कि ये कैरी फॉरवर्ड, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सेट ऑफ नहीं हो सकता। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद जो इसका लॉस है वो पूरे कैपिटल गेन में एडजस्ट हो सकता है। वो गेन बेशक सिक्योरिटीज का हो, वो गेन बेशक जो है वो ज्वेलरी का हो, कोई भी गेन हो, अगले सालों में ये उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, सेट ऑफ नहीं हो सकता, सेट ऑफ नहीं हो सकता। 38 में तो लॉस हो ही नहीं सकता, पहली बात तो ये है कि इसमें लॉस नहीं हो सकता। अब सुनिएगा सिक्योरिटीज का। सिक्योरिटीज का जो गेन है वो सिर्फ सिक्योरिटीज में ही एडजस्ट हो सकता है।
यानी इससे ये पता चला कि अगर हमें प्राइवेट कंपनी के में लॉस होगा तो वो तो लिस्टेड कंपनी के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है, लेकिन लिस्टेड कंपनी में अगर लॉस होगा तो वो 37 में यानी प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट या ज्यूरी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकती। यानी आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी का लॉस है वो सिर्फ सिक्योरिटी के गेन में ही एडजस्ट होगा, ठीक है, जिसको हम इंटर हेड एडजस्टमेंट कह सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब इसकी एक एग्जांपल से हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास बिजनेस इनकम मौजूद है, वो है जी 500 की। हमारे पास कैपिटल गेन्स की पोजीशन आ गई। कैपिटल गेन्स में हमारे पास प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, उसमें हमें गेन हुआ है 300 का, और हमें जो है वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, उसमें लॉस हुआ हमें 400 का। तो आंसर है टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? टैक्सेबल इनकम हमारी होगी हमारी 1 and 2 800, ये होगी। ठीक हो गया। ये क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा और अपने ही हेड में एडजस्ट होगा। चलें हम एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम कहते हैं जी हमें बिजनेस में हो गया गेन, इसमें हो गया लॉस, और इसमें हो गया गेन। हम उलट करते हैं। अब हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? अब ये लॉस इसके गेन से एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 1, और इसमें से 300 एडजस्ट हो गया, बाकी क्या बचा? 100। तो 2 यानी 500 प्लस 100 कितनी होगी हमारे पास? टैक्सेबल इनकम 600 होगी। यहाँ समझाने का मकसद ये था। ये प्रैक्टिस में इंशाल्लाह मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आ गया जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है, और इसी तरह जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी था वो भी सेट ऑफ हो सकता है। ठीक होगी बात। कहां तक जाएगा? देखिए यहां से ऊपर तो लॉस जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों हेड्स लॉक हैं, इसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहां जाएगा? यहां पर कैपिटल गेन के अगेंस्ट, स्पेकुलेटिव इनकम के अगेंस्ट और बिजनेस के अगेंस्ट, यहां तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं आ सकता। अच्छा जी, अब जरा समराइज करें। हमारे पास सेट ऑफ की कौन सी चीजें हैं? 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। परेशान नहीं होना, बस घबराना नहीं है। खान साहब कहते हैं आपने घबराना नहीं है। 2 ऐसी आइटम्स हैं जो सेट ऑफ हो सकती हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमारे पास एक चीज आ गई। उसके बाद कौन सी आइटम ऐसी हैं जो कैरी फॉरवर्ड होंगी? वो हमारे पास हैं स्पेकुलेटिव इनकम और कैपिटल गेन्स। ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। आसान हो गया ना। और वो कौन सी आइटम है जिसके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं? और वो है बिजनेस इनकम। तो इजी हो गया। तो बिजनेस इनकम के पास सेट ऑफ की ऑप्शन भी मौजूद है, प्लस कैरी फॉरवर्ड की ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है। कैपिटल गेन के पास सिर्फ कैरी फॉरवर्ड की ऑप्शन मौजूद है, और कैपिटल गेन के पास भी सिर्फ कैरी फॉरवर्ड की ऑप्शन मौजूद है। ये थी इसकी समरी जो मैं आपको आज क्लियर करना चाह रहा था। ठीक हो गया। तो ये था, अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम के अंदर ये होगा तो उसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया सवाल ये पैदा हुआ कि हमने कहा कि सेट ऑफ जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, किस बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है? यानी यहाँ बिजनेस इनकम से क्या मुराद है? क्या इससे मुराद पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम है? द आंसर इज बोथ। यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर आपके पास उस साल बिजनेस इनकम में पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है और फॉरेन सोर्स इनकम भी है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दोनों हेड्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है। ठीक है। तो जब एडजस्टमेंट की बात आएगी, यानी हमें इससे ये पता चला कि हमारे पाकिस्तान सोर्स जो इनकम है वो सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड हो, तो उसके पास दोनों ऑप्शन है कि अगर आगे पाकिस्तान सोर्स इनकम हो प्लस फॉरेन सोर्स इनकम, दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है उन्हीं रूल्स के मुताबिक। क्या रूल है? कि यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन सब के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है,
लेकिन बिजनेस इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकती, रूल्स वही रहेंगे, सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि हमारी पाकिस्तान सोर्स इनकम इन दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट भी हो सकती है, कैरी फॉरवर्ड यानी सेट ऑफ भी हो सकती है और कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती है, जो चीजें बताई गई हैं उन्हीं हेड्स के अंदर। अब सवाल पैदा होता है कि लॉसेस, फॉरेन लॉसेस के लिए क्या है। फॉरेन लॉसेस के अंदर लॉ ने बड़ा ही आसान और बेहतरीन तरीका बता दिया। अब मैं आता हूं फॉरेन लॉसेस के अगेंस्ट, अब उसकी बात करते हैं। अज्यूम करें कि अब हमारे पास ये फॉरेन लॉसेस है। फॉरेन लॉसेस के अंदर एक ही रूल है और वो है कैरी फॉरवर्ड होने का। सैलरी को तो आप निकाल दें क्योंकि सैलरी में लॉस हो नहीं सकता। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। तो किसके अगेंस्ट को क्या होगा, उसका वो सेट ऑफ नहीं हो सकती, वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगी। कैरी फॉरवर्ड कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए। किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉरेन सोर्स के अगेंस्ट ही। यानी जो फॉरेन सोर्स लॉसेस हैं वो फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होंगे। पाकिस्तान लॉसेस जो हैं वो पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स लॉसेस के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन फॉरेन सोर्स लॉसेस जो हैं वो सिर्फ फॉरेन सोर्स अगेंस्ट के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होंगे। बिजनेस इनकम क्या होगी, कैरी फॉरवर्ड। स्पेकुलेटिव इनकम कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल गेन कैरी फॉरवर्ड, ये सारे जो है ये कैपिटल कैरी फॉरवर्ड होंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैरी फॉरवर्ड 6 सालों के लिए। किन के अगेंस्ट एडजस्ट होंगे, अपने ही हेड के अगेंस्ट एडजस्ट होंगे। ये इसमें एक तरीकेकार था जो हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी। This conference will now be recorded. अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है पास पेपर का। इसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अंडर द provisions of income tax ordinance calculate tax payable by Mr. Aslam in the tax year 2000x5 and foreign tax losses to be carried forward to the next year। जी, अब क्वेश्चन को देखते हैं कि असलम इज अ रेजिडेंट टैक्स पेयर। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक खूबसूरती ये है कि इस क्वेश्चन में आपको फॉरेन सोर्स लॉसेस भी आ जाएंगे, पाकिस्तान लॉसेस भी आ जाएगा, और प्लस फॉरेन टैक्स क्रेडिट की प्रैक्टिस जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था वो भी हो जाएगी। और इस तरह का क्वेश्चन 3 दफा एग्जाम में रिपीट हुआ हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये। बिजनेस फ्रॉम लाहौर, लाहौर में है एंड पेरिस में भी है इन अगस्त x4। हमारा टैक्स ईयर कौन सा है जी, x5। अगर एग्जाम में कुछ नहीं मेंशन होगा तो हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई x4 से लेके 30 जून x5 तक। इन अगस्त x4 यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम खड़े हैं इस जगह पे। ही एस्टेब्लिश्ड अ न्यू ब्रांच इन बर्लिन। एक तीसरी, तो ये भी हमारी फॉरेन सोर्स इनकम हो गई और ये भी हमारी फॉरेन सोर्स इनकम हो गई। लाहौर हमारी पाकिस्तान सोर्स इनकम हो गई। Following information is available in respect of his business operation for tax year 2000x5। इनकम फ्रॉम बिजनेस लाहौर, लाहौर में उनको गेन हुआ 29 मिलियन का। एडवांस टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, हमने एडवांस टैक्स पे किया, ये हमारा विदहोल्डिंग टैक्स है जो हम टैक्स में से जाके माइनस करेंगे। उसके बाद कहते हैं जी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नेट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ 3, और हमने सेक्शन 21 में पढ़ा कि आप इसको माइनस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये 27 नहीं है, इसको इसमें 3 को ऐड करेंगे तो हमारी ये इनकम कितनी आ जाएगी, 31 मिलियन की। ये रुपीस इन मिलियंस में है। ठीक हो गया। और ये क्या बन जाएगा, सॉरी 30, जज्बाती हो गया, 30 हो गया। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हमारे पास है, लॉसेस फ्रॉम बिजनेस, पाकिस्तान का कोई नहीं है, फॉरेन सोर्स हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, बिजनेस के लॉसेस हैं तो बिजनेस के किस में एडजस्ट होंगे, बिजनेस में ही। कैपिटल लॉसेस भी हमारे पास 6 आ रहे हैं, ये चीज ये हमारे पास आ गई जी। टोटल बिजनेस इनकम आ गई हमारे पास, कैपिटल गेन भी आ गया, बिजनेस इनकम भी आ गई। ठीक है, और हमारे पास बिजनेस के लॉसेस भी हैं और ये भी हैं। अब इसको हमने देखना है कि करना कैसे है। द फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्लिन हैव बीन चार्ज टू लाहौर। कहता है बर्लिन के जो उसने अमाउंट्स थी वो लाहौर को चार्ज कर दी, बर्लिन की लाहौर को चार्ज कर दी। ठीक है, अच्छा जी, कहते हैं जी सैलरी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ अमाउंटिंग रुपीज 5 मिलियन, 5 लाख की जो अमाउंट थी उसने बर्लिन की लाहौर को चार्ज कर दी। इसका मतलब ये है कि
बेरलिन का जो यहाँ पर आ रही है उसका जो इनकम थी उसमें उसने 5 लाख को कहाँ डाल दिया, इधर डाल दिया, जो कि गलत है। इससे क्या होगा कि अगर हम अपनी इस 29 के अंदर रेंट के अंदर हम इसमें से 5 मिलियन को माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट मजीद 5 से बढ़ जाएगा। यही है ना, यानी बेरलिन हैव बीन चार्ज टू लाहौर, तो ये बढ़ जाएगा। और इसमें अगर मजीद 5 के एक्सपेंस हम माइनस करेंगे तो ये लॉस कितना चला जाएगा, 20 को, ये 20 का हो जाएगा लॉस हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं जी रेंट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 7 मिलियन, और 7 मिलियन का उसने रेंट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकम मजीद हमारी 7 मिलियन से बढ़ जाएगी और ये मजीद हमारी 7 मिलियन से क्या होगी, कम होगी। यानी इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो इसी को जाने चाहिए, यानी हम उसको ये नहीं कर सकते कि एक सोर्स ऑफ इनकम के एक्सपेंसेस किसी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम में हम इनकॉर्पोरेट कर दें। ये क्वेश्चन था जी हमारा, जिसके अंदर हमारे पास कैपिटल गेन भी था और ये सारी चीजें। बड़े आराम से हम इसको, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन के लिए, आराम से सॉल्व करना है। वही पैटर्न होगा हमारा। सबसे पहले टोटल इनकम की तरफ चलते हैं। पहले किसकी तरफ चलते हैं, टोटल इनकम की तरफ। टोटल इनकम है हमारे पास, इसमें क्या चीज है, पहली बात क्या सैलरी है, आंसर इज नो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, आंसर इज नो। बिजनेस इनकम है जी, बिल्कुल है। तो हम पहले बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान सोर्स इनकम कैलकुलेट करें। अपने आप को तकलीफ में नहीं डालना, पैटर्न वही रखना है जो मैंने आपको बताया हुआ है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली उसी फ्रेमवर्क में काम करना है। पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी थी जी आपके पास, 29 मिलियन। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 29 मिलियन प्लस 5 मिलियन प्लस 7 मिलियन। शुएब बताइएगा क्या आंसर आ गया, 41 मिलियन। 41 मिलियन। ठीक है, ऊपर हम यहाँ मिलियन ही कर लें एहतियातन, आप एग्जाम में कोशिश करें ना ही करें। ठीक हो गया जी, बिजनेस इनकम हमारी क्लियर हो गई। ये दोनों जो है हमारी, ये कैपिटल गेन है, तो पहले बिजनेस इनकम को, इसको भी क्लियर करें। पेरिस में हमारी कितनी है इनकम जी, 40 की। और अब चलते हैं हम फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर। पहले एक हेड को कंप्लीट कर लें, फॉरेन सोर्स इनकम। उसमें पहली है पेरिस की, वो है जी 40 मिलियन की। और उसमें दूसरी है बेरलिन की, वो कितनी थी हमारे पास जी, 15 प्लस इसमें 5 प्लस 7, तो 27 मिलियन का यहाँ लॉस पड़ा हुआ है एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, इसके बाद क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आ रहे हैं, तो इसकी हमने एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट कर ली। इसका मतलब ये लाइन भी खत्म होगी, ये भी खत्म हो गई। वो कहते हैं जी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज फ्रॉम बिजनेस, वो कितने हैं हमारे पास, 55 के। जब एग्जाम में ना बताया जाए तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये लॉसेज विद इन 6 ईयर है, यानी इसको एक्सपायर नहीं हुए जब तक एग्जामिनर बता ना दे। तो ये हमारे पास लॉसेज आ गए, तो हम इसको करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज 55 मिलियन के। तो अब जरा कैलकुलेट कीजिएगा। पहले हम अगर इसको इसमें से माइनस करें तो क्या आंसर आया हमारे पास, 40 माइनस 27, 13। ठीक है, 13 में 55 माइनस करें, 42 सर। 42 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस लॉसेस सिर्फ बिजनेस के अगेंस्ट ही, फॉरेन लॉसेस सिर्फ फॉरेन गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकते हैं। तो हम ये अब हमारी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप इस तरह से आप एग्जाम में लिख देंगे। अब दूसरा हेड ऑफ इनकम क्या है हमारे पास, कैपिटल गेन्स का। ठीक है, वो कितने हमारे पास, 27 प्लस 3। अब उसके ऊपर आते हैं जी हमारे पास कैपिटल गेन आ गया। देखिए पाकिस्तान सोर्स नो, सिर्फ फॉरेन सोर्स है। किसका है ये, पेरिस में है, PAR पेरिस में 27 प्लस 3 माइनस हुआ था, ऐड कर देंगे।
तो कितना आ जाएगा जी 30, और प्लस इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड भी हैं, वो है जी 6, ये वाली है कैपिटल लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड है। ये पेरिस के भी होते तो एडजस्ट हो सकते थे, बर्लिन के भी होते एडजस्ट हो सकते थे, यानी फॉरेन है तो फॉरेन में एडजस्ट हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कि किसी एक कंट्री के किसी दूसरी कंट्री में, वो कोई इशू नहीं है। तो हम इसमें करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड 6, तो हमारे पास नेट आंसर कितना आ गया 24, तो 24 ये भी आ गया। तो हम टोटल इनकम पर पहुंच गए, दिस इज कॉल्ड। अब चूंकि डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं, तो इसी को हम टैक्सेबल इनकम कहेंगे। तो 4 और 1 5, तो 65 मिलियन का हमारे पास गेन आ गया। बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लॉसेस आए थे उसको भी हमने एडजस्ट कर लिया। अब चलते हैं जी इसकी टैक्सेशन के ऊपर। वही सेम प्रोसेस, सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, क्योंकि मिस्टर असलम एक है तो इसकी सैलरी है ही नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉन सैलरीड केस। अब जरा देखिएगा कि नॉन सैलरीड का स्लैब रेट क्या है, किस में फॉल कर रहा है ये। लास्ट स्लैब में फॉल करेगा गालबन, ये आएगा 1220 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। तो 1220 प्लस 35% of the amount exceeding 6 million। जी क्या आंसर आएगा इसका? अब यहाँ इसको राउंड ना कीजिएगा, 65 मिलियन माइनस 6 मिलियन इंटू 0.35 प्लस 122, सर ये हो गया 21 जी मिलियन 870,000, ये इसका आंसर है। सबसे पहले देखिएगा क्या ये फुल टाइम टीचर है, नहीं है। हाँ फॉरेन सोर्स इनकम है और उसके ऊपर टैक्स भी पे किया हुआ है। अब देखिएगा हमारे पास कौन कौन सी इनकम है, हमारे पास एक फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम थी, कौन सी थी, फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम थी, और कैपिटल गेन था। हमारी टैक्स क्रेडिट के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं। नंबर 1, एक शर्त ये थी कि आपकी फॉरेन सोर्स इनकम हो। नंबर 2, आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हो और आपने उसके ऊपर टैक्स दिया हो। अब बिजनेस इनकम में देखिएगा कि पहली कंडीशन ही गलत हो गई, आप रेजिडेंट भी हैं, उसके ऊपर टैक्स भी पे हुआ है, लेकिन वो क्या है कि फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स ही नहीं हो सकी, क्योंकि वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को खत्म कर गए। इसका मतलब इसके गेन्स हमें नहीं मिलेगा। अब चलते हैं कैपिटल गेन्स के ऊपर। पहली शर्त, कैपिटल फॉरेन सोर्स इनकम मौजूद है, आप रेजिडेंट हैं और उसके ऊपर आपने टैक्स भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम इसको इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट, तो हम उसमें लिखेंगे एक्चुअल टैक्स पेड। देखिएगा कितना एक्चुअल टैक्स है जो पे किया था हमने, जी कैपिटल गेन के ऊपर हमने ये अमाउंट पड़ी हुई है 3 मिलियन की, हमने 3 मिलियन का टैक्स दिया। तो एक्चुअल टैक्स हमारे पास आ गया जी 3 मिलियन, और एवरेज टैक्स वो कैसे, इस अमाउंट को टैक्स को टैक्सेबल इनकम पे डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। क्या आ जाएगा जी 21,870,000 डिवाइडेड बाय 65 मिलियन इनटू फॉरेन सोर्स इनकम। अब यहाँ एक स्टूडेंट जो है ना, बात ये गलती करते हैं, वो इस अमाउंट को उठा लेते हैं जिसके ऊपर ये 3 मिलियन पे किया हुआ है। नहीं, आपने वो अमाउंट उठानी है जो टैक्सेबल है, यानी इसका मतलब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 मिलियन के साथ जो टैक्सेबल है, जो एडजस्ट होने के बाद आ रही है। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 21,870 डिवाइडेड बाय 750,076। सॉरी, ये मैं यहाँ मिलियन लिख रहा हूँ,
24 मिलियन। तो हमारे पास कितना आ गया जी? 8075,076। हाँ जी, 8075,076, विच एवर इज लोअर। तो 3 मिलियन का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट आ गई 18,870,000। ठीक है, कोई और टैक्स क्रेडिट देखें, इसमें कोई डोनेशन नहीं है, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं है, कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन नहीं है, एडवांस टैक्स है हमारे पास। और एडवांस टैक्स कौन सा? सिर्फ पाकिस्तान का, और कोई एडवांस टैक्स नहीं आएगा यहाँ पर। और वो कितनी अमाउंट है हमारे पास? 10 मिलियन की, जो हमने पे की हुई है। तो आप उसको यहाँ से लेस कर देंगे, तो आ जाएगा टैक्स पेबल 8870,000। इसको हम कहेंगे टैक्स पेबल। ठीक है, उसने यही बातें पूछी थी कि टैक्स पेबल बताएं, और अगर कोई अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हुई है तो वो बताएं। अब आप यहाँ लिखेंगे फॉरेन सोर्स इनकम कैरीड फॉरवर्ड, वो कितनी अमाउंट थी? 42 मिलियन की। तो आप यहाँ लिख देंगे 42,000। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आपने करना क्या है? करना ये है, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके अगली अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ हुआ है, आपने इसको एज एन असाइनमेंट आपने करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, और उसके बाद आपने ये वाला क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट करना है। इसके बाद इंशाल्लाह हम डिप्रिसिएशन के ऊपर बात करेंगे कि अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ये करना है, और आपने अपना मुझे फीडबैक भी देना है। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।